हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ बैंक्स के बारे में। बेसिकली बैंक्स क्या क्या काम करते हैं। कुछ बैंक्स के ज़रूरी काम होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं, जैसे अलग अलग तरह के अकाउंट्स खुलवाना, चाहे सेविंग अकाउंट हो, एफडी हो या करंट अकाउंट हो। फिर उसके अलावा लोन भी देना ज़रूरी होता है। भाई वो बैंक ओवरड्राफ्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर घर खरीदने के लिए या किसी भी और पर्सनल बातों के लिए भी लोन की ज़रूरत पड़ जाती है। और इस सब के अलावा भी बैंक्स बहुत सारे काम करता है जिसे हम सेकेंडरी फंक्शंस कहते हैं। कुछ उसमें एजेंसी रिलेटेड फंक्शन होते हैं जिसमें बैंक हमारे एजेंट के तौर पे काम करता है। और कुछ उसमें यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं कि बैंक हमें कुछ एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और बदले में कुछ चार्जेस ले रहा है। अब आइए एक एक करके बैंक के सारे फंक्शंस को देखते हैं। शुरू करते हैं प्राइमरी फंक्शन से। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। भाई आप बैंक में जाते हैं तो सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, फिर करंट अकाउंट भी कई लोग खुलवाते हैं। उसके अलावा एफडी वगैरह बनती हैं, रिकरिंग अकाउंट्स भी बनते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सभी जो अकाउंट्स खुलते हैं इनमें आप पैसा डालते हैं और बैंक जो है उस पैसे का इस्तेमाल करता है। बैंक जो है उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और बदले में आपको इंटरेस्ट देता है। आखिर आप बैंक में जब पैसा डालते हैं तो उम्मीद करते हैं कि कुछ बैंक आपको ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। तो वही हमने कहा कि बैंक आपसे डिपॉजिट लेगा और बदले में कुछ इंटरेस्ट दे देगा। अब और देखते हैं। इसके बाद फिर बैंक जो है लोन देने का भी काम करता है या एडवांस कुछ पैसा देने का काम करता है, जैसे बैंक ड्राफ्ट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? भाई आपका पैसा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, आप मुझसे ले लीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा कम पड़ रहा है, मुझसे ले लीजिए पैसा। या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं और आपको जो वर्किंग कैपिटल के लिए या और रिक्वायरमेंट्स के लिए पैसा चाहिए होता है, कभी 2 लाख चाहिए, कभी 10 लाख चाहिए, कभी 5 लाख चाहिए। तो जब भी जितना भी आपको चाहिए आप मुझसे लोन लेते रहिए और मैं आपके पास उतना उतना ही जो है इंटरेस्ट लगाऊंगा जितना कि आप मुझसे लोन ले रहे हैं। ठीक है। अब इसके अलावा डिस्काउंटेड बिल्स। अब डिस्काउंटेड बिल्स क्या होते हैं? भाई क्या होता है कि आप इसको इतना समझिए कि एक जो कंपनी है, एक छोटी सी कंपनी है, उसने कुछ सामान बेचा अपनी दूसरी कंपनी को, मतलब किसी बड़ी कंपनी को कुछ सामान बेचा। अब वो कहती है बड़ी कंपनी छोटी कंपनी से कि मैं आपको जो है पैसा हाथ के हाथ नहीं दूंगा, मैं आपको 3 महीने 6 महीने इस तरह से टाइम लगा के दूंगा। भाई बड़ी कंपनी है, उसकी तो बातें सुननी पड़ती हैं स्मॉल कंपनीज को। तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट स्मॉल कंपनीज कहती हैं कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं आपके ऊपर 6 6 महीने के लिए अपनी पेमेंट छोड़ दूं। तो यहाँ बैंक आता है, बैंक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बड़ी कंपनी अगर मुझे गारंटी दे कि आपका माल सही है, आप मुझे आपकी तरफ से वो मुझे पैसा दे देगी, तो आपको देने के बजाय वो बड़ी कंपनी मुझको पैसा दे देगी। तो मैं आपको जो है ब्याज के कुछ ब्याज के बदले आपको एंजॉय करने दूंगा आपका पैसा। बेसिकली आप ये समझिए कि वर्किंग कैपिटल ही बैंक प्रोवाइड कर रहा है छोटी कंपनी को। बस बात इतनी सी है कि इधर जो है जब पैसा चुकाने की बात आएगी तो बड़ी वाली कंपनी बैंक को पैसा देगी, ना कि छोटी कंपनी, क्योंकि बड़ी कंपनी ने जो है छोटी वाली कंपनी का जो पैसा वो रोका हुआ था ना, वो बैंक को मिल जाएगा पैसा। इसी तरह लोन की बात करें, भाई आप कुछ भी घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं या पर्सनल लोन चाहिए होता है या बिजनेस के लिए आपको लोन चाहिए, तो वो सारे लोन कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक प्रोवाइड करता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट्स होते हैं, उन सबको लोन चाहिए होता है तो बैंक प्रोवाइड करता है उन सबको लोन। ये सब हो गए प्राइमरी फंक्शंस। अब कुछ वो फंक्शंस देखते हैं कि जिनको अगर बैंक ना करे ना तो भी वो बैंक तो कहलाएगा, बट उसकी जिम्मेदारियां कुछ अधूरी रह जाएंगी। मतलब कि कस्टमर फी को फील होगा कि ये बैंक मेरी तरफ पूरी तरह से क्या कहते हैं कि पूरी तरह से मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट नहीं कर रहा, फुलफिल नहीं कर रहा है मेरी सारी विशेष को, मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स को। आइए देखते हैं सबसे पहले एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शन क्या होता है? भाई एक बैंक है, वो जो है आपके प्राइमरी फंक्शंस तो कर रहा है, लोन देना या फिर पैसे लेना, ठीक है। बट कई बार होता है कि आप बैंक से कहते हैं कि बैंक जो है मेरा एजेंट बनकर कुछ काम करे, मेरी तरफ से मैं बैंक को कुछ ऑर्डर दे देता हूँ और बैंक जो है मेरी तरफ से जो है कुछ काम करे। क्या क्या काम करने हैं? फंड ट्रांसफर करना। भाई आपने बैंक से कहा कि आप मेरी तरफ से किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसा डाल दो। बैंक तो मना भी कर सकता है, खुद डाल लो, मुझसे क्यों कह रहे हो, खुद उसको पैसा पकड़ाई आओ। नहीं, बट बैंक करता है, बैंक जो है फंड ट्रांसफर आपकी तरफ से किसी और आदमी के में कर देता है। ठीक है। जैसे कि एनईएफटी से कर दिया, आरटीजीएस से कर दिया, या और भी जो तरीके हैं उन सबसे बैंक जो है ट्रांसफर आपसे पैसा लेके आगे बैंक ट्रांसफर कर देता है दूसरे अकाउंट में। चेक कलेक्शन। भाई जब आप जाते हैं, कोई जो है आपको आप बैंक को चेक पकड़ाते हैं, तो बैंक चेक क्यों ले आपसे? बैंक की कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना है, बैंक ने क्या आपको गारंटी दे रखी है कि वो आपसे आपके सारे चेक लेगा ही लेगा? तो बैंक फिर भी चेक लेते हैं।
क्या होता है कि भाई इतनी सारा झमेला होता है, मैं आपको बताऊं तो कि पहले तो बैंक ने आपसे चेक लिया, फिर जो है ये जो चेक है डिपॉजिटरी के पास, एक थर्ड पार्टी के पास जाएगा जो गवर्नमेंट कंट्रोल होती है जनरली, वहां से वो जो है दूसरे बैंक पे फोन बुलाएंगे, वो बैंक अपने क्लाइंट से चेक करेगा कि ये चेक आपने काटा था, फिर वापस पूरी चेन चलेगी, फिर वो चेक वापस डिपॉजिटरी पे आएगा, डिपॉजिटरी से फिर ओके होगा यहाँ इस बैंक के पास, और फिर ये 2-3 दिन जो लग जाते हैं पूरे प्रोसीजर में, उसके बाद बैंक जो है ओके करेगा और आपको जो है आपका पैसा या तो अगर आपको ने चेक दिया है तो आपके अकाउंट में डाल देगा, अदरवाइज अगर आपने चेक इशू किया है तो सामने वाले के अकाउंट में चेक डाल देगा। इस सब झमेले के बाद बैंक को कितना खर्चा भी होता ही होगा, इतने एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा रखने पड़ जाते हैं, फिर गाड़ी में इतने सारे चेक डेली ले जाना लाना, ये सब खर्चे हैं, ठीक है। और बैंक आपसे जनरली इस बात के लिए पैसे नहीं मांगता है, एक लिमिट तक, ऑफ कोर्स एक लिमिट पार होने के बाद अगर आप बैंक में कुछ ज़्यादा चेक डाल रहे हैं तो वो पैसे मांग लेता है, बट जनरली नहीं मांगता। फिर पीरियोडिक पेमेंट एंड कलेक्शन, इसको हम एक इस तरह से समझ सकते हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर होता है एक, इसको समझिएगा। भाई कंपनी होती है, वो एक कंपनी में हजारों एम्प्लॉयज होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में, वो हर एक का हिसाब नहीं रख सकते, उन एक आदमी नहीं बैठ, बहुत सारे आदमी उनको बैठाने पड़ जाएंगे यही काम करने के लिए कि हाँ भाई हर महीने हमारे 10,000 एम्प्लॉयज की जो है सैलरी जाती रहनी चाहिए, तुम जो है पर्सनली देखो कि अच्छा इसके पास सैलरी गई, इसकी इतनी सैलरी गई, इसकी इतनी सैलरी गई, नहीं हो सकता। तो ये जो है नेक्स्ट प्रोसीजर में बैंक से बात कर ली जाती है, और बैंक कहता है कि कोई टेंशन नहीं है, आप मुझे बता दो कौन से अकाउंट से पैसा जाना है, किस किस अकाउंट में कितना कितना पैसा हर महीने जाना है, मैं भेजता रहूंगा, कोई बात ही नहीं है इसमें। तो एक मतलब कि बहुत सारे लोगों को एक साथ पैसा जा रहा है, तो उसे कहा जाता है नेश पेमेंट। ये एक प्रोसीजर है ये सब करने, एक साथ मनी भेजने का। बैंक को ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट बैंक करता है। बैंक पीरियोडिक पेमेंट भी करता है और कलेक्शन भी करता है। अगर आपके अकाउंट में पैसा आया तो बैंक उसको भी लेगा, और अगर कहते हैं कि किसी को पैसा जो है लगातार जाता रहे मेरे अकाउंट से, तो वो भी बैंक कर देता है। उसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं अब हम। भाई पोर्टफोलियो मैनेज कैसे होता है, अगर आपको आज के टाइम पे बैंक से कोई म्यूचुअल फंड खरीदने, कोई आपको जो है जनरली म्यूचुअल फंड खरीदने हैं तो आप बैंक के पास जा सकते हैं। आपको अगर जो शेयर्स खरीदने हैं तो बैंक आपको सलाह दे देगा। आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने हैं या फिर आपको जो है गोल्ड बॉन्ड्स खरीदने हैं तो बैंक हाजिर है आपके लिए, आपको जो है बॉन्ड्स खरीदने में मदद करवा देगा। और बैंक जो है आपको डिपॉजिट्स वगैरह बनवाने में तो मदद कर ही रहा था। इंश्योरेंस अगर आपको खरीदना है तो भी बैंक है, बैंक उसमें भी आपकी मदद कर देंगे। और आपको सजेशन चाहिए अपने पोर्टफोलियो मेंटेन करने के लिए तो भी बैंक आपको वो सजेशन देते हैं। तो ये सब बैंक से एजेंसी फंक्शंस हो गए, जहां बैंक जो है आपका एजेंट बन के कुछ ना कुछ काम कर रहा है। अब कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसमें बैंक जो है सीधा सीधा आपसे चार्जेस ले और उन चार्जेस के बदले आपके लिए कुछ काम कर दे। सबसे पहले तो हमारा आया एलसी। एलसी क्या होता है दोस्तों, भाई दो लोग हैं आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ना वो इसको जानता है ना ये उसको जानता है, और दोनों में कोई बहुत बड़ी नामचीन कंपनी भी नहीं है कि उस पर भरोसा किया जा सकते। तो ये दोनों जो है बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं कि अगर आप इसकी गारंटी लेने को तैयार हो, बायर कहता है अगर आप इसकी गारंटी लेने को लिए तैयार हो, सॉरी सेलर कहता है, तो मैं इसको माल दे दूंगा कि आप मुझे पैसा दे दोगे, अगर इसने नहीं दिया तो। बैंक क्यों करेगा ऐसा? बैंक जो है इस क्लाइंट से कहता है कि क्या तुम्हारा कोई जान पहचान का बैंक है जो तुम्हारी गारंटी ले, मैं तो नहीं ले सकता। तो फिर वो अपने बैंक के पास जाएगा, वो बैंक उससे कुछ कोलेटरल मांगेगा या कुछ जो है एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह फीस करेगा, चार्ज करेगा। उसके बदले वो कहेगा ठीक है मैं इस आदमी की गारंटी ले रहा हूँ। यहाँ वाला बैंक कहेगा, सेलर का बैंक, ठीक है उसने गारंटी ले ली तो ठीक है अब मैं ले सकता हूँ सेलर की गारंटी, ठीक है भाई इसको माल इशू कर दो, पैसा नहीं आया तो फिर जो है बायर की गारंटी मेरी, बायर को का पैसा मैं दे दूंगा। एलसी फंक्शन हो गया। आगे हम बहुत डिटेल में एलसी के बारे में पढ़ेंगे भी। लॉकर की बात कर लेते हैं, सब जानते हैं भाई बहुत लोगों के जो है बैंक्स में लॉकर हैं, उसमें आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट या फिर अपनी डिग्रीज वगैरह रख सकते हैं, या आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके अलावा अपनी ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं, कुछ आइडियल कैश रख सकते हैं लॉकर्स में, या जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं सब आप रख सकते हैं लॉकर में। बट बैंक आपसे चार्जेस लेगा, क्योंकि बैंक आपको बदले में लॉकर की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक गार्ड रखना पड़ता है, उसके अलावा इतनी मोटी सेफ बनानी पड़ती है कि कोई उसको जो तोड़ ना सके, चोर आराम से लॉकर की सेफ को तोड़ ना सके। उसके अलावा फिर उसमें जगह तो घिरी रही है बैंक की। तो 1,500 रुपये साल का, 2,500 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये तक भी, डिपेंडिंग ऑन कैसा लॉकर चाहिए, कौन से बैंक से आप ले रहे हैं, बैंक ईयरली चार्ज करते हैं आपको लॉकर के लिए। उसके अलावा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? अब भाई क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी पहली बार मार्केट में शेयर इशू करने जाती है, तो कंपनी कहती है कि भाई क्या होगा अगर सब लोगों ने मेरे शेयर नहीं खरीदे तो।
क्योंकि सेबी कहता है कि 90% से ज़्यादा अगर आपके शेयर बिकेंगे तो ही आपका आईपीओ जो आपने शेयर लॉन्च करें सक्सेसफुल माना जाएगा, नहीं तो सबके पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो बैंक कहता है कोई बात नहीं, अगर लोगों ने नहीं खरीदे तो मैं खरीद लूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इस बात की। इसे कहा जाता है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स की। अगर लोगों ने शेयर नहीं खरीदे तो बैंक ने शेयर खरीद लिए, आपका जो लॉन्च था वो बच गया, आपको जो पैसे वापस नहीं करने पड़े। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज तो हम सब जानते ही हैं, आपको जो है रुपए को कन्वर्ट करना हो डॉलर में, चाहे पाउंड में, येन में, युआन में, रूबल में, जो भी आपने चाहे आप चाहें कन्वर्ट करना, बैंक के पास जाइए, जितनी भी करेंसी अलाउड है इंडिया में सब में कन्वर्ट करके दे देगा। या वाइस वर्सा, अगर आपके पास कोई एक्स करेंसी है उसको आपको रुपए में कन्वर्ट करना है तो भी बैंक कर देगा। उसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये क्या होती हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट? भाई जब कोई डाक पे हजारों करोड़ लगे हों या सौयों करोड़ लगे हों, तो कंपनी चाहती है कि मैं 100% श्योर हो जाऊं कि मेरा प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये आगे जाके मुझको प्रॉफिट देगा। इसके लिए बैंक के पास जाते हैं कंपनीज के मालिक और कहते हैं कि आप, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरी जमीन है, ये जो आगे फ्यूचर है, थोड़ा आप जो स्टडी करके बताओ कि ये संभव भी है या नहीं। कहीं मैं कल को इतने सारे हजारों एम्प्लॉयज को जो है रख लूँ काम पे, और जो है मैं इतना हजारों करोड़ का लोन भी लेके बैठ जाऊं और सालों बर्बाद कर दूं मैं, फिर पता चले ये तो प्रोजेक्ट ही सारा बेकार था। तो बैंक ये सब भी चेक करके बताता है कि भाई ये प्रोजेक्ट अच्छा है फाइनेंशियली या बुरा है। उसके अलावा ये सब हो जाने के बाद, सारे फंक्शन अपने हो जाने के बाद, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बचता है सोशल वेलफेयर का। जैसे कि आप देखेंगे कि आज के टाइम पे बहुत सारे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, सभी ग्रीन इकोनॉमी की तरफ कोशिश कर रहे हैं, ग्रीन बैंकिंग की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को बचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक काम किया जा सके। उसके अलावा जैसे एचडीएफसी बैंक है भाई, हर साल ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह लगाता है। इस तरह से सभी बैंक कुछ ना कुछ सोशल वेलफेयर के लिए काम करते रहते हैं। ये भी बैंक्स अपना यूटिलिटी फंक्शन मानते हैं। ऑफ कोर्स इसके लिए बैंक्स को चार्ज नहीं करते किसी से भी। तो ये सारे हमारे बैंक से फंक्शंस हो गए। अब हम एक एक करके हर फंक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिपॉजिट से। 6 तरह के जो है हमारे डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक अकाउंट की। सबसे पहले बिल्कुल छोटे अकाउंट से हम शुरुआत करेंगे। क्या हुआ कि सब लोग अपना अकाउंट खुलवा रहे थे, कोई करंट अकाउंट खुलवा रहा था, कोई सेविंग अकाउंट खुलवा रहा था, बट जो हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग क्या कर रहे थे, उनका बैंकिंग से कोई रिलेशन ही नहीं था। उन्हें जो है अगर 500 रुपये 100 रुपये जो आदमी महीने के जुटा पाता हो, बैंक का उससे क्या काम। वो लोग तो इस तरह सोचते थे कि भाई बैंक तो कहता है कि 1000 1500 तो मेरे यहाँ मिनिमम रखो, और इतना ही तो हमने इकट्ठा किया है, अगर बैंक यही लेके बैठ गया तो हमारा क्या होगा। पता चला बैंक इतने लंबे लंबे चार्जेस लगा दे कि हम चार्जेस में ही हमारी सारी सेविंग खत्म हो जाए। अब हर साल जो है हम 1000 रुपये 500 रुपये का चार्ज भरने लगे, या फिर जो है कुछ और चक्कर पड़ गया तो हमारा क्या होगा। तो फिर गवर्नमेंट ने बहुत सोचा और गवर्नमेंट कुछ बहुत बढ़िया स्कीम लाई जिसमें कि सभी लोगों की फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, जिसे कहते हैं बैंक सेविंग, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट। दो तरह के अकाउंट्स लाई थी गवर्नमेंट, एक एक करके दोनों देखते हैं हम। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले तो इसमें केवाईसी करवानी पड़ती है, सभी बैंक अकाउंट्स में करवानी पड़ती है, तो इसमें भी करवा लेते हैं, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है, हो जाता है। ठीक है, बेसिक सी नॉलेज आपको चाहिए होती है केवाईसी कराने के लिए, और बैंक एम्प्लॉयज हेल्प कर देते हैं। उसके अलावा इसमें कहा गया कि आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होगा, नो चार्जेस फॉर मिनिमम बैलेंस। मतलब कि आप चाहे बैंक में 1000 रुपये रखो, 200 रुपये रखो, कुछ मत रखो, आपसे बैंक जो है कोई भी चार्ज नहीं ले सकता है किसी भी तरह का। पहली बात। अब इसके बाद क्या कहा कि भाई लोगों को जो है कई बार थोड़ा बहुत कर्जे की जरूरत पड़ जाती है, 1000 2000 5000 रुपए की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है मजबूरी में। जैसे आजकल लॉकडाउन लग रहा है, अगर इस टाइम पे किसी आदमी को 5000 रुपये लोन पे मिल जाए तो उस आदमी का जो है काफी भला हो सकता है। तो बैंक ने कहा, सॉरी गवर्नमेंट ने कहा कि बैंक्स जो हैं ओवरड्राफ्ट भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा अपनी जितना अकाउंट में पैसा है उसके अलावा और पैसा भी प्रोवाइड करेंगे 5000 रुपये तक। अनलिमिटेड नहीं, लिमिट है 5000 रुपये तक ही जो है ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये नाम दे दिया गया बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है। अब इसको जो है एक और नाम से भी जाना जाता है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। आप इसको इतने भी लिख सकते हैं।
जो भी आपको नाम सही लगे, दोनों एक ही बात है। BSBDA, एग्जाम में जनरली यही नाम आता है, BSBDA। अब इसी के अंदर एक और बात करते हैं हम। जैसे हमने कहा कि इसके दो तरह के अकाउंट्स खुले थे, BSBDA स्मॉल स्कीम। अब ये क्या है? स्मॉल स्कीम किस तरह की स्कीम की बात कर रहे हैं हम? हमें देखा कि गवर्नमेंट ने देखा कि भाई बहुत से लोग हैं, खासकर रूरल एरियाज में, हमारे गांव के इलाकों में, या फिर जो है बहुत हमारे वृद्ध लोग हैं जो उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर फॉर्म वगैरह भरने में उतने सक्षम नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि कोई बात नहीं, नो केवाईसी रिक्वायर्ड। जो फैसिलिटी इधर मिनिमम चार्जेस की मिल रही थी वो तो मिलेगी ही, नो मिनिमम चार्ज, नो चार्ज ऑन मिनिमम बैलेंस। बट इधर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, क्योंकि केवाईसी नहीं हो रही है इधर, तो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कुछ गलत काम ना होने लग जाए बड़े पैमाने पे, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो है महीने में 10,000 से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। कैश ट्रांजैक्शन मैक्सिमम अलाउड मंथली। अगर आप वाकई में इतने गरीब हैं और इतने जो है सक्षम भी नहीं है कि आप जो है केवाईसी तक फिल नहीं कर सकते, तो ये रिस्ट्रिक्शन मुझे लगता है बिल्कुल सही है कि आप जो है महीने में 10,000 से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन ना करें। ठीक है ना? इसमें लेना और देना दोनों शामिल हैं। उसके अलावा क्या कहा कि आपका जो मैक्सिमम बैलेंस है वो कभी भी 50,000 रुपये से ऊपर नहीं जा सकता है। मैक्सिमम बैलेंस अप टू 50,000 रुपीज। तो ये कुछ कंडीशंस थी BSBDA स्मॉल स्कीम में। तो ये दोनों हमारे बेसिक सेविंग के अकाउंट हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई जो ये सब नहीं था तो लोग क्या खुलवाया करते थे। अभी भी सबसे पॉपुलर जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट, उसकी बात करते हैं। अच्छा, एक और ध्यान देना है कि जो स्मॉल स्कीम है इसमें रेमिटेंस भी अलाउड नहीं है। भाई फॉरेन से पैसा आना इसमें अलाउड नहीं है क्योंकि आपकी केवाईसी नहीं है। फॉरेन रेमिटेंस, नो फॉरेन रेमिटेंस। ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं सेविंग अकाउंट पे, जो हम आपसे कह रहे थे कि भाई सबसे कॉमन अकाउंट अगर इंडिया में कोई खुलता है, सबसे ज्यादा अकाउंट अगर कोई इंडिया में खुलता है तो सेविंग अकाउंट। और मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने भी अपना अपना सेविंग अकाउंट तो खुलवा ही रखा होगा। तो सेविंग अकाउंट के बारे में क्या बताया हम आपको? भाई सबसे पहले बात तो आप ये समझे कि कोई भी इंडियन जाके सेविंग अकाउंट अपना खुलवा सकता है। एनी इंडियन रेजिडेंट। उसके अलावा जॉइंट स्टॉक्स खुल सकते हैं, जॉइंट अकाउंट्स खुल सकते हैं, मतलब कि दो या दो से ज्यादा लोग आपस में साथ में मिलकर अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। HUF अपना अकाउंट खुलवा सकती हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती हैं इनके अकाउंट्स भी जो है सेविंग अकाउंट खोले जा सकते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स के अलावा। आप जो है चाहें तो एक से ज्यादा अकाउंट, एक इंडिविजुअल एक से ज्यादा अकाउंट खुलवा सकता है डिफरेंट बैंक्स में। वन इंडिविजुअल कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स। दो चेकबुक्स ईयरली फ्री होती हैं। टू चेकबुक्स आर फ्री ईयरली। जनरली इसमें मिनिमम बैलेंस के चार्जेस लगते हैं। मिनिमम बैलेंस चार्जेस अप्लाई। उसके अलावा आपको जो NEFT, RTGS ये सारे प्रोवाइड होते हैं। NEFT, RTGS, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट।
प्रोवाइड होता है आपको सेविंग अकाउंट में। अब अगला अकाउंट देख लेते हैं, करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट क्या होता है? भाई करंट अकाउंट में क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए कि करंट अकाउंट फॉर बिजनेसेस होता है, फॉर बिजनेस पर्पस। कोई भी इंडियन रेजिडेंट इंडियन रेजिडेंट यानी कि वो व्यक्ति जो इंडिया में रहता हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कोई कंपनी हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो या फिर किसी भी तरह की एसोसिएशन हो, चाहे चैरिटेबल हो, रिलीजियस हो, और भी जितने भी तरह की होती हैं, चाहे कोई एनजीओ हो, तो सभी जो है अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये बात आप ध्यान रखिएगा, नो इंटरेस्ट। उसके अलावा क्या होता है, इसमें ट्रांजैक्शन बहुत सारी अलाउड होती हैं, न्यूमरस ट्रांजैक्शंस अलाउड, लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ये हो गया हमारा करंट अकाउंट, ऊपर हमने लिख दिया था सेविंग अकाउंट, आप ये सब नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं एफडी के बारे में भी। एफडी भी आप सब लोग जानते ही हैं वैसे तो। एफडी क्या होती है दोस्तों? भाई आप जो है बैंक के पास गए और बैंक से आपने कहा कि मेरे पास जो है 1 लाख रुपए हैं, इसका जो है कुछ करो। तो बैंक ने पूछा कि आप जो है कितना रिस्क लेना चाहते हो। आपने कहा कि मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता। तो हर बैंक अपने आप को रिस्क फ्री समझता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो बैंक कहेगा कि आप जो है मुझे पैसा दे दो, मैं आपको बदले में जो है कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दे दूंगा। इंटरेस्ट जितना भी होगा मैं आपको अभी के अभी डिसाइड कर देंगे हम कितना है, उसमें कोई नेगोशिएशन हो नहीं सकता, मैं आपको बताऊंगा, आपको मानना पड़ेगा। अब इसमें भी दो तरह की होती हैं, शॉर्ट स्कीम। एक एक करके हम दोनों ही देखेंगे। शॉर्ट स्कीम क्या होता है कि 7 से 14 दिन के लिए, हम सबके लिए ये बेकार स्कीम है। 7 से 14 दिन के लिए अपना फंड कौन रखता है, इससे अच्छा तो अपने घर में ही रख लो। ये जो है मिनिमम 5 लाख रुपए इसमें लगाने पड़ते हैं। मिनिमम 5 लाख रुपए शॉर्ट स्कीम में 7 से 14 दिन के लिए लगाए जाते हैं, उस पर जो है कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और देखते हैं। अब ये तो हो गई एकदम छोटी सी शॉर्ट स्कीम, जो आम लोगों के लिए उतना कुछ खास है नहीं। बट जो नॉर्मल एफडी होती हैं उन पे क्या होता है, 7 दिन से लेके 10 साल तक की एफडी बनवाई जा सकती हैं। पहली बात तो इंटरेस्ट फिक्स्ड, इनिशियली कंपाउंडेड क्वार्टरली। शुरू में ही एफडी बनाते टाइम ही इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है, और वो इंटरेस्ट आपके में, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी बनवाई और जो है 1 क्वार्टर के बाद आपको जो है 1,02,000 रुपए मिल गए। मिले नहीं मतलब आपके जो है ब्याज लगने के बाद 1,02,000 रुपए हो गए हैं। अब बैंक जो अगले क्वार्टर में पैसा देगा ना, वो 1 लाख पे नहीं देगा, वो देगा 1,02,000 रुपए पे। तो अगली बार मोटा मोटा हो गया हमारा 104,020। सीधा सीधा भाई हमें 20 रुपए का फायदा तो हो ही गया, और कुछ नहीं। तो अब अगली बार बैंक आपको 1,02,000 पे नहीं, 1,04,000 पे देगा। अभी शायद बहुत ज्यादा आपको फायदा ना लग रहा हो, तो मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेकर चलता हूं। ऐसा करते करते 9 साल बीत जाते हैं मान लीजिए, और आपका 1 लाख का बन जाता है 2 लाख रुपए। अब कैलकुलेट कीजिए,
2 लाख रुपए पे जब आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिला तो यहाँ मिल रहा है आपको 4,000 रुपए और वहां मिल रहा था आपको 2,000 रुपए मात्र। सीधा सीधा आपकी कमाई डबल हो गई क्योंकि हमारी एफडी क्वार्टरली जो कंपाउंड हो रही थी, ना कि हमारे इनिशियल 1 लाख रुपए पे ही हमको सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा था। तो इतना ज्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ जाता है, इसलिए कंपाउंडेड क्वार्टरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है। 0.5% इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा मिलता आ रहा था अब तक। तो अब क्या हुआ है, अब जो इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा गिर गए हैं कि 0.5 देना बहुत मुश्किल हो गया है बैंक्स के लिए। तो अब बैंक्स जो है 0.3 देने लगे हैं। अभी भी आम लोगों से, तो जो हमारे नॉर्मल पॉपुलेशन है उससे तो ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन से, बट सीनियर सिटीजन्स को पहले 0.5% एक्स्ट्रा मिलता था, अब कुछ बैंक 0.3 देते हैं, कुछ बैंक 0.5 देते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई सीनियर सिटीजन का जो है, तो उन्हें जो हम देखते हैं कि उनके पास ज़्यादा कमाई के स्रोत तो होते नहीं है, एफडी वगैरह ही उनका मेन इनकम का जो है सोर्स होता है। तो बेटर ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाया जाए एफडी में, क्योंकि यंग पॉपुलेशन तो और भी तरह से कमा के खा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफडी के बारे में बात। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि प्री मैच्योर विड्रॉल इज अलाउड। प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड विथ पेनल्टीज। तो ये हो गया हमारा कि भाई पेनल्टी लग जाएगी आपको प्रीमेच्योर विड्रॉल पे, पर कम से कम आप जो है एफडी जो है बीच में तोड़ तो पाएंगे। बहुत मामूली सी पेनल्टी लगती है, 0.5% या इस तरह की मामूली सी लगती है। प्लस आपको इंटरेस्ट तो फिर भी मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा बट कम मिलेगा, क्योंकि कम टाइम के लिए आपने एफडी बनवाई तो कम टाइम के लिए इंटरेस्ट होता है। इस एक बात आप ध्यान रखिएगा एफडी पे हमेशा, कि जैसे जैसे आप जितनी लंबी टाइम की एफडी बनाएंगे उतने ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफडी का हिसाब। दो तरह की हमने बताई, शॉर्ट स्कीम और एक नॉर्मल एफडी। इसके अलावा होता है एक रिकरिंग डिपॉजिट्स, वो भी हम देख लेते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट्स में दोस्तों क्या होता है कि भाई आप जो हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देते जा रहे हैं बैंक को, और वो पैसा जो है बैंक अपने पास ऐड कर रहा है और उस पर आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। रिकरिंग डिपॉजिट्स। अब रिकरिंग डिपॉजिट्स में क्या होगा कि भाई जैसा हमने कहा, मान लेते हैं कि आपको जो है आप हर महीने बैंक को 10,000 रुपये देते जा रहे हैं। तो इस 10,000 रुपये पे, और ये रिकरिंग डिपॉजिट जो है 6 महीने से लेके 5 साल तक होती हैं। 6 मंथ्स टू 120 मंथ्स, 10 साल तक भी हो जाती हैं कई बार। तो जनरली वैसे 5 साल की लोग बनवाते हैं, बट ठीक है 120 मंथ्स तक भी चल जाती हैं। तो क्या होता है कि भाई पहले मान लीजिए आपने 5 साल की एफडी बनवाई है, मतलब सॉरी रिकरिंग डिपॉजिट बनवाई है, तो भाई पहले 10,000 रुपये पे आपको जो 5 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। फिर अगले 10,000 रुपये के लिए अब आपको मिलेगा 4 साल और 11 महीने के लिए। फिर अगले ऐसे करते करते 10,000, 1 साल बाद जब आप 10,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं तो 4 साल के लिए मिलेगा। इस तरह कम होता जा रहा है आपके लिए, जो आपको जो इंटरेस्ट है पहले पूरे 5 साल के लिए मिलता, अब आप 1 महीने बाद पैसा डाल रहे हो तो 1 महीना कम के लिए, फिर 1 महीने और कम के लिए, फिर 1 महीना और कम के लिए, एट दी एंड 5 साल आ जाएंगे। और या फिर जो है आप और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लीजिए, जब तक भी आपने जो है अपना डिपॉजिट रखा हुआ था जब तक, प्लस 1 महीने बाद उसके आपको पैसा वापस मिल जाएगा आपको। मनी रिटर्न आफ्टर 1 मंथ ऑफ लास्ट डिपॉजिट। तो ये हो गया हमारा रिकरिंग डिपॉजिट्स। अब इसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं फॉरेन डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में। तो दोस्तों हमने पूरा ये चार्ट तैयार किया करा है आपके लिए। ये है क्या चार्ट, एनआरआई अकाउंट्स हैं ये सब। एनआरआई अकाउंट्स मतलब कि वो इंडियंस जो कि बाहर सेटल हो गए हैं, बाहर जो है कमा रहे हैं, और उन वो जो है इंडिया में किसी तरह से कोई अपना बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाना चाहते हैं। अब कोई जो एनआरआई है वो पहले तो आप समझिए कि इंडिया में अकाउंट क्यों खुलवाना चाहेगा, क्योंकि दोस्तों इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इस टाइम पे भी इंडिया में 6% के करीब इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि अमेरिका में लगभग 1% इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आप गलती से यूरोप पहुंच गए हैं
तो वहाँ आपको इंटरेस्ट मिलेगा -1% से लेके 0% तक। मतलब कि बेसिकली आपको जो है इंटरेस्ट मिलने से तो रहा, देना ज़रूर पड़ जाएगा आपको। तो इन सब कारणों से ही जो है हमारे जो एनआरआईज़ हैं वो इंडिया में ही अकाउंट खुलवाते हैं बाहर जाने के बाद भी। तो अब देखते हैं कि कितने तरह का जो है वो पैसा इंडिया में ला रहे हैं या कितने तरह के अकाउंट्स वो खुलवा सकते हैं इंडिया में। एक-एक करके 3 अकाउंट्स हम देखते हैं। तो सबसे पहला एफसीएनआर यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। उसके बाद नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपीज़। उसके बाद नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपीज़। नाम से तो कोई खास अंतर समझ में आता नहीं है तीनों के, तो एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अकाउंट कौन-कौन खुलवा सकता है। कोई भी एनआरआई इंडिया कोई भी एनआरआई जो है ये दोनों अकाउंट्स एफसीएनआर भी एनआरआई भी खुलवा सकते हैं, बट अगर वो एनआरआई पाकिस्तान या बांग्लादेश से है तो उसको इजाज़त लेनी पड़ेगी आरबीआई से। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, फिर भी मिल जाती है इजाज़त, अदरवाइज़ कभी एनआरआई जो है ये दोनों अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। और मान लीजिए कोई इंडियन रेज़िडेंट है, मतलब कि रहता वैसे कहा तो जाता है कि इंडिया का रहने वाला है, बट रह रहा है अमेरिका में या फिर किसी और देश में, तो वो एनआरओ अकाउंट खुलवा सकता है, चाहे वो बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो या फिर किसी भी दुनिया के देश का हो। ठीक है? इंडिया को छोड़ के, अगर इंडियन है तो फिर तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, खाली एनआरओ अकाउंट में ही क्यों फंसेगा कोई आदमी। और देखते हैं, आइए अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक एक करके सबसे ऊपर से उठाते हैं मनी। जो हमारा फॉरेन करेंसी अकाउंट है, देखिए अब नाम का मतलब बनना लग जाए शुरू हो जाएगा। फॉरेन करेंसी यानी कि फॉरेन करेंसी में भी पैसा डाला जा सकता है इस अकाउंट में। तो चाहे वो डॉलर हो, पाउंड हो, येन हो, यूरो हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, कैनेडियन डॉलर हो, ये 6 ही अलाउड है। इन 6 में आप कोई भी करेंसी अपने अकाउंट में डाल सकते हैं और आपको उसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपीज है या नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपीज है, तो आपको सिर्फ आईएनआर में ही पैसा आप जो डाल सकते हैं। ये बात थोड़ा ध्यान रखने की, आईएनआर यानी कि इंडियन रुपीज, सिर्फ आप रुपीज में ही इन दोनों अकाउंट्स में पैसा डाल सकते हैं। अब अकाउंट टाइप, किस किस तरह के अकाउंट आप जो है बना सकते हैं। अगर आप तो एफसीएनआर में हैं तब तो सिर्फ टर्म डिपॉजिट यानी कि एफडी वगैरह ही बना सकते हैं, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते उनमें, इनमें खुलवा सकते हैं। अगर आप एनआरई या एनआरओ में हैं तो सेविंग, करंट और रिकरिंग डिपॉजिट तीनों ही आप खुलवा सकते हैं। ऑफ कोर्स एफडी तो आप बनवा ही सकते हैं, उसके अलावा सेविंग, करंट, रिकरिंग सभी तरह के डिपॉजिट अकाउंट बेसिकली आप खुलवा सकते हैं। और देखते हैं, अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। भाई यहाँ कोई टैक्स नहीं लगेगा किसी तरह का, फॉरेन मनी है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं तंग करेगी आपको। यहाँ भी कोई जो फॉरेन मनी, हमने कहा ना एक्सटर्नल रुपीज, तो बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट आपको तंग नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं, ये ऑर्डिनरी रुपी है, ये तो इंडियंस का पैसा है। यहाँ तो इंडियन गवर्नमेंट आपसे कहेगी कि आपको हमें टैक्स भरना है, वो भी एडवांस टैक्स भरना है, यानी कि जैसा ही अकाउंट में पैसा गया तभी की तभी आप हमें टीडीएस दीजिए। कितना? 30% प्लस सेस। सेस यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स। आजकल 4% सेस चल रहा है, पहले 3% चला करता था। और देखते हैं, इसके अलावा एफडी की बात करते हैं। अगर तो आपका एफसीएनआर अकाउंट है तो 1 से 5 साल की एफडी आप बना सकते हैं। अगर आपका एनआरई अकाउंट है तो 1 से 10 साल बना सकते हैं। एनआरओ अकाउंट है तो कोई लिमिट नहीं है, 10 दिन का बनाइए, 7 दिन की बनाइए, 10 साल की बनाइए, जो मर्जी बनवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे कि एनआरओ अकाउंट में सबसे लिमिटेड आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सिवाय इसके आपको टैक्स भरना पड़ रहा है, वो भी 30% सीजीएस प्लस सेस, यानी कि मोटा मोटा 31.2% का आपको टीडीएस भरना पड़ रहा है, एडवांस टैक्स भरना पड़ रहा है। उसके अलावा कोई समस्या नहीं है एनआरओ अकाउंट में। उसके अलावा जो भी समस्या इनमें सब में ही आती है, जैसे कि भाई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी एनआरआईज को प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर जो है आपको यहाँ टर्म डिपॉजिट ही बना सकते हैं, इस तरह की यहाँ जो आप 1 से 10 साल के बीच की एफडी बना सकते हैं, ना कम की ना ज़्यादा की बना सकते हैं। कुछ कुछ छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर आ रही हैं, जबकि वहाँ नहीं है। तो ये हमारा आप टेबल नोट कर लीजिए, हो गया हमारा पूरा फॉरेन अकाउंट। अब इसके अलावा हम एक और अकाउंट पढ़ लेते हैं, अपना डीमेट अकाउंट, जो हमारा आज का लास्ट अकाउंट है। डीमेट अकाउंट बहुत ही सीधी सी बात है, अगर आपको शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है तो आपको जो है एक ऐसा अकाउंट चाहिए जिसमें कि आप अपने शेयर्स को रख सकें। वो अकाउंट जो दोस्तों बैंक खुलवा जरूर देते हैं, बट बैंकों के पास वो अकाउंट होता नहीं है। वो अकाउंट गवर्नमेंट द्वारा खोली गई डिपॉजिटरीज, सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास ही होता है। बैंक्स खाली आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने क्या नाम लिया? डीमैट अकाउंट। अगर आपको शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप अपना डीमैट अकाउंट किसी भी बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा कि बैंक अपने यहाँ नहीं, बैंक जो है या तो एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास ही खुलवाएगा, बट
आपको नहीं पता चलना है कि कहाँ क्या हो रहा है। बैंक आपको तो लगेगा कि बैंक ने सारा काम मेरा कर दिया है। डीमेट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट जो है बैंक खोल के आपको दे देगा और आप उसमें डायरेक्ट जो है ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। फॉर शेयर्स ट्रेडिंग दो तरह के अकाउंट ये जनरली खोलते हैं, एक जिसमें आपका शेयर्स रखे जाएंगे, दूसरा जिसके थ्रू आप जो शेयर खरीदा बेची कर सकते हैं। तो ये सारे अकाउंट्स हमने आज पढ़ लिए। अब कल कुछ और डिस्कशन करेंगे हम बैंकिंग से ही, बैंकिंग के फंक्शन से ही रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके इसको लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है या आप हमें कुछ सेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।